हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट उन सारे तमाम क्वेश्चंस को जो आगामी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये मैंने आपको जो आप देख रहे होंगे जो टैगलाइन लगा रखा है बीपीएससी टीआरई फॉर 2025, क्योंकि ये आगामी जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसलिए टैगलाइन आपको मैंने लगा रखा है। लेकिन ये जो इंग्लिश लिटरेचर का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनसे मैंने लेकर आया है, जो एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में। तो ये वीडियो अंत तक देखोगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल तक कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चंस। गाय डे माओ पैसेंट इज़ द ऑथर ऑफ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गाय डे माओ पैसेंट इज़ द ऑथर ऑफ। इसमें आपको ये जो ऑथर का नाम है और इसमें जो दिया गया है बुक्स नेम, ये प्ले का नाम दिया गया, द थ्री मस्केटर्स, द रेड एंड द ब्लैक, द हंचबैक ऑफ नॉटरडेम एंड द नेकलेस। अब आपको बताना है कि इन चारों प्ले में से कौन सा आंसर होगा। इन चारों प्ले में से किस प्ले का ऑथर गाओ डे मॉपासैंट हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होगा, द नेकलेस। द नेकलेस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बुक की जो स्टोरी बुक है उसमें मेंशन किया गया है, आप वहाँ जाकर इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम गाउडे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। गाउडे मॉपासैंट के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो जन्म हुआ था 1850 को हुआ था, 1850 में इनकी जन्म हुई थी, और डेथ जो हुआ था 1893 को, 1893 इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक फ्रेंच राइटर है। कहाँ के राइटर थे? फ्रेंच राइटर थे, ये फ्रांस के थे। ठीक है, और इन्हें मतलब एक ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी इन्हें कंसीडर किया जाता है। अगर इनके बारे में कुछ और जाना जाए, गाउडे मॉपासैंट के बारे में, तो इन्हें मास्टर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म इन्हें कहा जाता है। तो देख, नेकलेस को जो लिखा था इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में, ला पारूर इन फ्रेंच, और इसको पब्लिश्ड किया गया था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसको पब्लिश्ड की गई थी द नेकलेस को 17 फेब 1884 को इसको पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ना, एक यंग मिडिल कपल है जिसका जो कपल का नाम है, एक मतलब ये जो एक यंग मिडिल कपल के अराउंड ये स्टोरी क्या करता है, मूव करता है, रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, उस कपल का नाम एक का रहता है मैडम। ठीक है, MADAME, और दूसरा का नाम रहता है मोन्सियर। ठीक है, MONSIUER। ठीक है, लोइसेल पूरा इसका नाम है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ रहते हैं? पर्सिया में रहते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी, एक लड़की रहती है जो गरीब रहती है, जिसका ड्रीम होता है कि अपनी डिज़ायर को, अपनी जो उसकी ड्रीम है उसको पूरा कर सके। और उसके बाद इसकी एक ठीक ठाक एवरेज कमाने वाले पर्सन के साथ जॉब हो जाता है। ठीक है, तो बाद में किसी जिससे हस्बैंड का, जिसके साथ शादी किया हुआ रहता है, उसके तरफ से किसी ने उसको इनवाइट किया था उन दोनों कपल्स को। तो बड़े पार्टी में जाने के लिए ड्रेस तो होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पहनने के लिए नहीं होता है। तो पत्नी डिमांड करती है। ठीक है, तो डिमांड करती है, मतलब कुछ पहनने के लिए नहीं रहता है, तो बोलती है कि नहीं जाएंगे। तो सजेस्ट करता है उसका हस्बैंड कि अपने फ्रेंड से मांग लो। तो फ्रेंड से जब मांगती है तो मतलब वो नेकलेस काफ़ी ज़्यादा चमकदार अच्छा रहता है, बहुत हैवी रहता है।
पहन के जाती है, लेकिन लौटते वक्त वो पार्टी में जाती है, पार्टी में एंजॉय करते, लेकिन लौटते वक्त क्या होता है, वो खो जाता है। बहुत इन लोग डर जाते हैं, ठीक है। डर जाने के बाद वो किस तरह से वो लौटाते हैं नेकलेस, तो वो डर जाते हैं कि अब कैसे लौटाया जाएगा। तो किसी कैसे कैसे कुछ पैसे उन लोग के पास होते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, अपने आप को मतलब खूब हार्डवर्क करते हैं, अपने इन सब पैसे जुटा कर वो नेकलेस को पैसा रिटर्न कर देता है। और जब वो कर्ज में डूबे रहते हैं 10 साल के बाद, जब फिर उसी लड़की से मिलते हैं, तो इन लोग का कमाते कमाते हालत ख़राब हो गया रहता है। तो वो लड़की बोलती है, जिसका नेकलेस इन लोगों ने खो दिया था, कि मतलब वो जान रही होती है, वो खुश हो रही होती है, ठीक है। तो बताती है फिर से कि मैंने आपका नेकलेस, वो लड़की मतलब उस समय नहीं बताई थी, जो नेकलेस खो दिया था जिसका, वो दे दिए थे, ठीक है। वो लड़का एक्सेप्ट कर लेती है। तो आज 10 साल के बाद जब मिलती है तो बताती है कि आज बता ही दूँ। तो कहती है कि मैंने मेरा ये जो हाल, वो पूछती है कि तुम्हारा हाल ऐसे बहुत ख़राब सा है, मतलब देखने में अच्छी नहीं लग रही हो। तो वो बताती है कि मैं ये जो नेकलेस तुम्हारा तुमसे मांगा था वो खो चुका था, तो फिर उसी को डर लगा कि इतनी महंगी नेकलेस को मैं नेकलेस कहाँ से ला के दूँगा, और इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, किसी तरह जुगाड़ करके मैंने दिया, उसी को अपने लोन को पूरा करते हुए मेरी ये हालत हो गई। तो बोलती कि जो मैंने नेकलेस तुमको दिया था ना, वो डुप्लीकेट नेकलेस था, और जब तुमने मेरे को ओरिजिनल नेकलेस दिया तो बहुत मैं खुश हुआ, मैं कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर एक प्रकार का एक ग्रीडीनेस को शो किया है, किस प्रकार से लोग लालची हो जाते हैं और लालची में इतनी ज़्यादा गिर जाते हैं कि सामने वाले को ये तक नहीं पता चलता कि उसकी स्थिति मेरे इस प्रैंक, मेरे इस ग्रीडी की वजह से क्या हो सकता है। तो यही सब चीज़ें था इसमें, आप इसे पढ़ सकते हैं, द नेकलेस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। हरमन हेस बिलोंग टू, हरमन हेस जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आपको बताना है। हरमन हेस जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये हाईली इन्फ्लुएंशियल जर्मन स्विस ऑथर हैं, पोएट भी हैं। ये ऑथर भी हैं, पोएट भी हैं और पेंटर भी है। मल्टी टैलेंटेड बंदा थे भाई साहब, पेंटर भी है। हेस वॉज बॉर्न इन कैलो जर्मनी, इनकी जन्म जो होता है जर्मनी की कैलो में, ओके, जर्मनी है और वहाँ पर एक सिटी है कैलो, वहाँ पर होता है। फिर इनकी धीरे धीरे जो इनकी परवरिश होती है वो एक स्टॉन्चले रिलीजियस फैमिली में, स्टॉन्चले रिलीजियस फैमिली में इनकी ग्रोथ होती है, इनकी पाल नर्चरिंग होती है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। ये मतलब अगर इनकी हरमन हेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जनरली अपने नोवेल्स के लिए जाने जाते हैं। जो इनकी नोवेल्स की जो थीम जनरली आप देखने को मिलेगा, इनकी थीम जो होती है इंडिविजुअलिज्म होता है। थीम की अगर हम बात करें इनकी नोवेल्स की, तो इंडिविजुअलिज्म होता है इनकी नोवेल का थीम। सेल्फ डिस्कवरी भी होता है, अपने आप को खोज करना, सेल्फ डिस्कवरी, और स्पिरिचुअलिटी भी होता है, स्पिरिचुअलिटी। इस तरीके से इनकी नॉवेल्स में, इनके राइटिंग में थीम देखने को मिलेगा। ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट हीज़ लाइफ, पूरी लाइफ ये मतलब ट्रैवल करते रहे। ट्रैवल से बहुत सारे इनको आइडिया मिला। जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये काफ़ी जगह पर ट्रैवल किए। हिज वर्क आर हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। उन्होंने जो अपने ट्रैवल के दरमियान ऑब्जर्व किया, जो एक्सपीरियंस किया, उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और लिखते हैं। डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी से इन्होंने मिला, डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, एक्वायर्ड किया बहुत सारी चीज़ें, और अपने राइटिंग में ये इन्होंने लिखा। इनकी कुछ फेमस जो नोवेल रहा है, सिद्धार्थ एक रहा है, SIDDHARTH, सिद्धार्था, 1922 में इसको पब्लिश किया गया था। स्टेफन वुल्फ रहा एक, स्टेफन
उल्फ रहा एक, और इसको 1927 में इसको पब्लिश किया गया। और नार्किसस एंड गोल्डमंड 1930 में एक और बहुत काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। इसको आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। नार्किसस, नार्किसस एंड अब देखोगे गोल्डमंड, इसको पब्लिश किया गया था 1930 में, ठीक है, 1930। हेस की अगर राइटिंग की अगर हम बात करें ना, तो एक ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एक ईस्टर्न फिलॉसफी थे, पार्टिकुलरली बुद्धिज्म और टैओइज्म से। मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो राइटिंग में बुद्धिज्म का भी कुछ सारांश देखने को मिलेगा, और टैओइज्म, ये सभी चीज़ें इनको राइटिंग में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट, इनको एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ भी। ही गॉट नोबेल प्राइज़ 1946। ठीक है, चलिए इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच्ड पेयर, इसमें से आपको मालूम करना है कि इसमें से मिसमैच कौन सा है। तो आप बताएंगे मिसमैच वाला। मार्कियस डे सेड, जस्टिन सेड, सही है ये। वोल्टायर कैंडिड जज आउट ऑफ डेस्टिनी, सही है। नेक्स्ट जो है आपका मॉन्टेस्क्यू, जो पर्शियन लेटर्स, सही है। जो सही नहीं है वो आपका सी ऑप्शन, इमाइल झोला ले पेटिट फैडेट, ये सही नहीं है। दोस्तों जो इमाइल झोला था, ये आपको लिखने वाले जो ऑथर का नाम था जॉर्ज सैंड, ठीक है। ये किसने लिखा था? जॉर्ज सैंड के द्वारा ये लिखी गई थी, ठीक है। इमाइल झोला, ले पेटेट फेडेट ने नहीं लिखा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जर्मन ऑथर उल्फ गैंग होलबिंग इज चीफली एसोसिएट विथ, तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन साइंस फिक्शन है, पॉप लिटरेचर है, माइग्रेंट लिटरेचर या जर्मन अमेरिकन लिटरेचर। तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज साइंस फिक्शन, ठीक है। लगभग अगर हम बात करें उल्फ गैंग होलबिंग की, अगर हम बात करें तो इन्होंने लगभग 200 किताबें, 200 बुक्स लगभग इन्होंने लिखा है, अलग अलग जॉनर में। जैसे कि कौन कौन से जॉनर? फैंटेसी, हॉरर एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर, ठीक है, यहाँ देखने को ये मिलेगा। हॉल्स बिल्स की अगर नोटेबल वर्क की अगर हम बात करें तो साइंस फिक्शन जॉनर इन हिज एनवॉर सीरीज में रहा है, विच कंसिस्ट ऑफ 15 नॉवेल्स। एक सीरीज इनकी थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, एनवॉर, ओके। इसी में इन्होंने 15 नॉवेल्स को लिखा था, ठीक है। डिस्टोपियन सोसाइटी, डिस्टोपियन, यूटोपियन के जस्ट उल्टा डिस्टोपियन सोसाइटी होता है दोस्तों, ठीक है। यूटोपियन में जहाँ पर किसी प्रकार ग्रीडीनेस, एंगरनेस नहीं होता उसी प्रकार, लेकिन उससे जस्ट अपोजिट इसमें सब कुछ होता है। लोभी, ग्रीडी, लस्ट, एंगर, गुस्सा, ठीक है, डिस्टोपियन सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिलामेंट इज अ कैरेक्टर इन, ठीक है, तो एक कैरेक्टर का नाम है जो किस प्ले में, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर, द वे ऑफ द वर्ल्ड। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो लिखा गया था कॉनग्रीव के द्वारा लिखी गई है, विलियम कॉनग्रीव के द्वारा इसे लिखी गई है। एक अगर विलियम कॉनग्रीव की अगर हम बात करें, एक विटी, इंटेलिजेंट एंड मैनिपुलेटिव वुमेन होती है हु इज़ द मेन लव इंटरेस्ट ऑफ द मेल प्रोटागोनिस्ट। यहाँ तक क्लियर है। कंट्री वाइफ की अगर हम बात करें तो विलियम विकर्ले के द्वारा लिखी गई है। द प्लेन डीलर की अगर हम बात करें तो विलियम विकर्ले के द्वारा ये भी लिखी गई है।
कैंडिडा की अगर हम बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इसके द्वारा, इनके द्वारा ये कैंडिडा लिखी गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑथर, इंडियन ऑथर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कमला दास, कमला दास से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में, हर लिटरेचर एग्जाम्स में, हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछी गई है। तो इससे भी हमने आपको आपके समक्ष क्वेश्चंस करवाने की कोशिश किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में जनरली देखने को मिलता है। तो चलिए उसी के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर। दोस्तों यहाँ बताना है आपको कि कमला दास जो थे उनको कब मिला था केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन विच ईयर। यहाँ आंसर बतानी है आपको, 1985, 1969, 1964, 1965। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 1969 हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1969। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि कमला दास का जन्म कब हुआ था। कमला दास का जो जन्म हुआ था 31 मार्च, 31 मार्च, ओके, 31 मार्च 1934 का इनका जन्म हुआ था। पुण्यायुरकुलम में हुआ था, जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट में केरला में। ठीक है, और इनकी डेथ 31 मई को ही हुई थी, और ये 2009 में हुआ था, 2009 में हुआ था पुणे में। ठीक है, ये सभी याद रखेंगे। और केरला साहित्य एकेडमी इनको जो मिला था वो 1964 में मिला था, तो ये सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलो सॉरी 1969 की हम बात कर रहे थे, 1969। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द पेन नेम ऑफ कमला दास। कमला दास की पेन नेम क्या था, है ना, तो माधवी कुट्टी इनका जो पेन नेम था, माधवी कुट्टी इनका नाम था, पेन नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कमला दास डाइड इन द ईयर। कमला दास की अभी मृत्यु मैंने बताया कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था, 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कमला दास पोएट्री कैन बी। कमला दास की जो पोएट्री है उसमें क्या आप देख सकते हैं, उनमें हम कन्फेशनल, मतलब कन्फेशनल चीज़ों को अपने आप कन्फेस कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं गलतियों को। ये चीज़ें मतलब सच्चाई, गलतियों को स्वीकारना नहीं, मतलब अपनी चीज़ों, अपनी बातों को रिवील करना, कन्फेस करना, ठीक है, बताना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। तो उन्होंने, इनकी पोएट्री में जनरली ये देखने को, कन्फेशनल चीज़ें देखने को मिलता है। कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, जो एक सीरियल में पब्लिश्ड हुआ था, सीरियलाइज्ड इन, तो आप मुझे बता सकते हो सीरियलाइज्ड क्या था। तो एक करेंट वीकली जो था, करेंट वीकली उसी में पब्लिश्ड होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। अब बाइबल से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे रहे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल इज ऑल्सो नोन एज। ऑथराइज जो वर्जन है बाइबल का, उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो किंग जेम्स वर्जन भी इसे कहा जाता है, किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आगे देखते हैं। इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इंग्लिश स्टार्टेड। कह रहा है कि कौन से ईयर में बाइबल की जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट हो गई थी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। आपको पता है बाइबल की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तब तक मैं बता दूं इसे, जो ट्रांसलेशन है बाइबल की इंग्लिश में स्टार्ट हो चुकी थी ट्रांसलेट करना, वो आपका एक ऑप्शन 1604 था, डी 1604 था। इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश कंप्लीटेड। किस ईयर में बाइबल की इंग्लिश में ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सिक्सटीन हंड्रेड इलेवन। दोस्तों पूछ रहा है कि इंग्लिश में बाइबल का ट्रांसलेशन कब कंप्लीट हो गया, तो आप मुझे बताएंगे
इसका आंसर हो जाएगा 1611। 1611 में जो ट्रांसलेशन हो रही थी बाइबल का, जो हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन जब फाइनली स्टार्ट हुआ 1604 में और कंप्लीट हो गया था 11 में। ठीक है, लगभग 7 साल 7 ईयर्स लगे। ठीक है, 7 ईयर्स। चलो आगे देखते हैं। दी ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज। तो अभी मैंने बताया कि जो ओरिजिनल बाइबल है उसको किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है, हिब्रू लैंग्वेज में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बुक्स आर इन ओल्ड टेस्टामेंट। दोस्तों बाइबल की जो ट्रांसलेशन है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में डिवाइड की गई थी। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें अप्रॉक्स 39 बुक्स को शामिल किया गया। ऑप्शन 39 बी हो जाएगा। और जो न्यू टेस्टामेंट था, इसको भी नोट डाउन कर लोगे, न्यू टेस्टामेंट जो था उसमें आपका अप्रॉक्स नहीं 27 न्यू टेस्टामेंट में था बुक। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो लेक्चर है यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कराया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। फिर मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।